हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज सुनाते हैं एक नई कहानी, और एक कहानी का शीर्षक है बोझ पिता। चुपचाप सभी लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा, मंदिर के पुजारी ने वहां मौजूद गरीबों से कहा। तभी वहां एक गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और वहां मौजूद गरीबों को खाना और कंबल बांटने लगते हैं। सेजल वहां मौजूद बच्चों के लिए अलग से स्वेटर लेकर आई थी और वहाँ वह बच्चों को एक किनारे ले जाकर दे रही थी। जब बच्चों को स्वेटर देना हो गया तो वह अपने परिवार की मदद करने लगी और सभी को खाना बांटने लगी। खाना बांटते हुए वह एक आखिरी गरीब के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी। वह बूढ़ा सर झुकाए बैठा था, फटे पुराने कपड़े, फटी चप्पल, ठंड से ठिठुर रहा था। सेजल जब अच्छे से उस बूढ़े को चेहरा देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है, जिस पर वह बूढ़ा उसे कहता है, यह मैं रख लूँ बेटा, बहुत ठंड लगती है, एक कंबल से मेरा गुजारा नहीं होता, तुम चाहो तो खाना मत देना। सेजल उस बूढ़े की बात सुनकर रो पड़ती है और कहती है, पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ और इस हालत में। वह बूढ़ा सेजल की बातें सुन तो पा रहा था, पर वह शायद समझ कुछ नहीं पा रहा था और अवाक होकर सेजल को बस देखे जा रहा था। तभी मंदिर की पुजारी पीछे से आकर कहता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, यह मेरे पिता हैं, शिव नारायण सक्सेना। सेजल ने कहा, बेटी यह कौन है, कहाँ से आए यह तो पता नहीं, बस एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठाकर चला गया, तब से यह यहीं मंदिर के बाहर ही रहते हैं। तजुर्बे की बात यह है कि इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम कह रही हो यह तुम्हारे पिता हैं, फिर इनके ऐसी हालत कुछ समझ नहीं है। पुजारी ने कहा, पंडित जी मेरे पापा का मेरे भैया सुधीर अपने साथ अमेरिका ले गए थे और तब से रोज़ मेरी बात पापा से फ़ोन पर होती है। फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं और अभी ऐसी हालत में मैं खुद हैरान हूँ। या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या पापा वहाँ से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं जो इनसे पूछूं आखिर माजरा क्या है। अब तो वही बता सकते हैं पूरी बात। अभी फ़ोन करती हूँ भैया को। यह कहते हुए सेजल सुधीर को फ़ोन लगाने लगी। सुधीर को फ़ोन उठाने के बाद, हेलो भैया कैसे हो, क्या कर रहे हो? सेजल ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बाहर शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना, हो गई उसकी तैयारी? सुधीर ने पूछा। हाँ बस वही चल रही है। भैया ज़रा पापा को फ़ोन देना। वह क्या है, उन्हें पूजा पाठ काफ़ी पसंद है ना, तो सोचा वीडियो कॉल पर ही उन्हें दिखा दूँ। सेजल ने कहा, अच्छा रुक। यह कहते हुए सुधीर पापा पापा कहते हुए फ़ोन देने लगता है। उधर से बिल्कुल सेजल के पापा की आवाज़ आती है जो कहते हैं, हाँ गुड़िया बोल बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, तू फिर कभी वीडियो कॉल कर लेना। उसके बाद सुधीर फ़ोन में आकर कहता है, वह क्या है सेजल, पापा को यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा सुस्त हो गए हैं, तो फिर कभी बात कर लेना। सुधीर की इस बातों से सेजल हैरान तो हुई, पर उसने सोचा जब पापा यहाँ मेरे सामने बैठे हैं तो फ़ोन पर वह आवाज़ किसकी थी। फिर उसे याद आया कि जब से भैया विदेश गए हैं तब से वह कभी भी वीडियो कॉल नहीं करता, बस बातें करके फ़ोन रख देता है। जब भी उसे वीडियो कॉल करने कहती थी तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देता था। आखिर यह सब हो क्या रहा है, सेजल ने सोचा और फिर वह शिव नारायण जी को अपने साथ ले गई। वह अपने पति अमित से कहती है, पता नहीं अमित, यह पापा को क्या हो गया है, और जब भैया इन्हें अमेरिका ले जाने वाले थे तो ये यहाँ इस हालत में कैसे। यह ना तो मुझे पहचान रहे हैं और ना उधर भैया भी पता नहीं किससे मेरी बात करवाते हैं। इतने दिन तक सेजल तुम्हें पक्का यकीन है ना यह पापा ही हैं, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ ना तो तुम्हें मुझे पहचान रहे हैं, ऊपर से उधर भैया ने भी तुम्हारी बात पापा से करवाई। ऐसा तो नहीं कहीं यह कोई बहरूपिया हो? अमित ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो आप, यह मेरे पापा ही हैं। यह बहरूपिया वगैरह फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। और मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? यह कोई बड़ी साजिश हुई, पता नहीं कैसे करूँ। भैया इतनी दूर बैठे हैं और फ़ोन पर वह तो सच्चाई बताने से रहें, और यहाँ पापा भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं। आखिर सच्चाई का पता करूँ तो कैसे? सेजल ने कहा। सेजल यह सब बाद में करेंगे, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पापा का इलाज करवाने। एक बार पापा ठीक हो जाएं, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। अमित ने कहा, ठीक कह रहे हो आप। यह कहकर सेजल नारायण जी के पैरों के आगे बैठकर कहती है, पापा आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? पापा आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए,
कुछ तो बताइए पापा, आप ऐसे अनजान नहीं बन सकते। सेजल शिवनारायण जी से यह सब बातें कहते कहते रो पड़ी। बिटिया कौन हो तुम? मुझे सच में याद नहीं। जो तुम कर रही हो ना गरीबों में दान, वह बहुत ही बड़ा नेक काम है। तुम्हें पता है उन बच्चों को जब रात में ठंड लगती है तो वह काफ़ी रोते हैं। आज वह भी चैन से सो पाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। शिवनारायण जी अपने कांपते हाथों को उठाकर सेजल को आशीर्वाद देते हुए कहा, पापा यह भी आपने ही तो सिखाया है कि जब आप किसी की मदद करने के लायक हो तो ज़रूर करो, क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है उतना तो शायद किसी का सपना हो। पापा भले ही अभी आपको कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है। अब आपकी यह बेटी आपकी भी मदद करेगी, सेजल ने कहा। अगले दिन सेजल शिवनारायण जी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों का वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभी अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नज़र आ जाए जिससे इन्हें सदमा लगा है तो याददाश्त वापस आ जाती है। पर यह अभी पक्का नहीं कह सकते। मुझे इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर उनकी हालत कहाँ तक बेहतर की जा सकती है उसकी कोशिश करेंगे। सेजल यह सुनकर काफ़ी मायूस हो जाती है और फिर वह शिवनारायण जी को घर वापस लेकर आ जाती है। घर आकर वह अमित से कहती, अमित आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। समझ रही हूँ कि पापा के साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है, पर कर कुछ भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ जो पापा ठीक हो जाएं और मुझे सब कुछ पता चल जाए। देखो सेजल, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से ही उनकी याददाश्त वापस आएगी। पर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वो मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं। अब तो एक ही रास्ता में सब कुछ अब बस सुधीर भैया ही बता सकते हैं, अमित ने कहा। पर भैया जो इतने दिनों से झूठ बोलते हैं मुझे, वो अब क्यों सच बताएंगे भला? मैं तो बस यही सोचकर हैरान हूँ कि भैया को अमेरिका गए लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और तब से पापा इसी हाल में जी रहे थे। सर्दी गर्मी बरसात की मार झेलते रहें और मैं बेवकूफ़ यहाँ से दूर बैठी यही समझती रही पापा अमेरिका में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि पापा को भैया कभी वीडियो कॉल पर आने क्यों नहीं देते? सेजल ने कहा, जानता हूँ सेजल, तुम्हारी तकलीफ़ अभी मैं समझ सकता हूँ, पर यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं, एक ठोस कदम उठाने का है। सुधीर भैया यूं ही सच्चाई तो नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वह इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें यहाँ धोखे से बुलाना होगा और सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, वह है पैसा। तुम भैया को फ़ोन करके कहोगी कि पापा की कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है पूरे 1 करोड़ की, और वह पापा को यहाँ आकर साइन कराने के बाद ही सीधे उनके अकाउंट में मिलेगी। उसे कुछ शक न हो इसके लिए कहना पापा से पूछना ज़रूर कि ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें उन्होंने अल्टरनेट पते पर मेरा घर का पता डाला था। जब तुम ऐसा पूछोगी तो या तो कोई बहाना बनाएंगे या कहेंगे हाँ पापा हाँ कह रहे हैं, पैसे की बात सुनते हैं वह ज़रूर आएंगे। तब हम उसकी गिरबान पकड़ेंगे और जब वह आएगा पहले हम देखेंगे कि पापा को साथ न लाने का वह क्या बहाना बनाता है। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा, अमित ने कहा। उसी रात शिवनारायण जी जब सो रहे थे वह नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे। बेटा तू तो यकीन कर सेजल नारायण जी के कमरे में ही सोई थी। वह इस आवाज़ से उठ बैठी, पर उसे शिवनारायण जी को जगाया नहीं। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद शिवनारायण जी कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस सो गए। अगले दिन सेजल सुधीर से फ़ोन पर कहती जैसा उसे अमित कहता है। फिर सेजल कहती है, ज़रा पापा को फ़ोन देना, जिस पर सुधीर कहता है, अरे पापा अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, इस समय पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं ही कहता हूँ चले जाया करें। अरे मैं उन्हें बता दूंगा और अगर आने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आऊँगा। एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊँ तो चलेगा? वह क्या है ना, पापा को अब इस उम्र में ले जाना काफ़ी दिक्कत होता है, उन्हें सफ़र रस नहीं आता। वह भी इतना लंबा सफ़र। भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है तो उनको तो साइन चाहिए होगी ना।
पर क्योंकि उन्होंने नॉमिनी में आपको रखा है तो मैं पूछती हूँ वकील से, सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। यह कहकर सेजल फ़ोन रख देती है। अगले दिन वापस सुधीर को कॉल करके कहती, हाँ भैया आपके साइन भी चलेंगे। तो इस पर सुधीर कहता है, ठीक है मैं सबसे जल्दी ही टिकट करवा कर आता हूँ। वह तुम्हारी भाभी भी आना चाहती है, काफ़ी दिन हो गए हैं ना हमें वहाँ आए हुए। हाँ हाँ भैया आप सभी का स्वागत है। काश कि पापा भी आ पाते तो उनसे भी मिलना हो जाता, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा को वहाँ देखभाल कौन करेगा। सेजल ने कहा, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है जो पापा को अच्छे से देखभाल करती है, और कुछ दिन की ही तो बात है। सुधीर ने कहा। फ़ोन रखने के बाद सेजल अमित से कहती है, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आओ भैया, जो तुम्हारे झूठ का करारा जवाब मैंने भी ना दिया तो मेरा नाम भी सेजल नहीं। सेजल, हमें बड़े सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि सुधीर को यहाँ आने से पहले उससे सब कुछ पता चल जाए, अमित ने कहा। उसके बाद एक दिन सेजल शिव नारायण जी को पार्क में घुमाने ले जाती है। वहाँ पर बैठे अपने पापा को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे थे, पर शिवनारायण जी उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहे थे। पर जैसे ही सेजल ने फ़ोन पर तस्वीर बदलते बदलते शिवनारायण जी को सुधीर की तस्वीर दिखाई, शिवनारायण जी का चेहरे का भाव ही बदल गया। वह एकाएक बोल पड़े, यह तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है? आप जानते हो इन्हें? क्या किया था इन्होंने? सेजल ने पूछा। इससे पहले शिवनारायण जी कुछ बताते, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां जाकर सेजल से कहता, अरे सेजल बेटा, तुम कितने दिनों ना हो रहा है तुम लोगों से। और शिवनारायण जी, शिवनारायण यह अमेरिका से कब आया? अरे दिनेश अंकल आप कैसे हो? सेजल ने पूछा। बेटा मैं तो ठीक हूँ, जब से इस मोहल्ले से दूर गया हूँ सबसे लगभग रिश्ता टूट ही गया है। उम्र हो गई है, ज़्यादा घर से निकलना नहीं हो पाता। शिवनारायण से तो तब मिला था जब यह अमेरिका जाने वाला था, उसके बाद यह कब आया? और तुम? शिवनारायण आने के बाद एक फ़ोन तो कर सकते थे ना मुझे, हम पड़ोसी कम दोस्त ज़्यादा थे। थोड़ी दूर क्या चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। दिनेश जी ने कहा, अंकल क्या बताऊँ आपको, पापा को अभी कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पापा को किस हालत में देखा है। हमारे बहुत कोशिश के बाद अमित का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो पाया। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है, और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ अमेरिका में बस गए हैं तो चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे। यहाँ आने के बाद अपने मन्नत पूरा होने पर माता के मंदिर के बाहर गरीबों में कुछ दान करने के इरादा बनाकर जब वहाँ गई तो पापा को वहाँ भिखारियों की लाइन में बैठे भीख मांगते देखा। मैं बता नहीं सकती अंकल उस वक्त मुझ पर क्या बीती। सोचा था पापा अमेरिका में आराम से हैं, पर यहाँ तो पापा की ऐसी हालत। अब इनके साथ क्या हुआ न तो यह बता सकते हैं, नहीं भैया बताएंगे, सेजल ने कहा। बेटा जब उसने मुझे अपने अमेरिका जाने की बात बताई थी, वह भी सुधीर के साथ, तभी मुझे यह बात खटकी थी, क्योंकि सुधीर कभी सीधे मुंह तो इनसे बात ही नहीं करता था। यह अक्सर जाकर अपना दुख मुझे बताया करते थे। एक बार की बात है, जब यह मुझसे मिलने आया तो उसने कहा, दिनेश एक कप चाय पिलाओगे? मैंने अपनी बहू से कहकर चाय मंगवा दिया। चाय आने के बाद भी यह कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। जब मैंने पूछा, शिवनारायण कोई परेशानी है बताओ, तो यह मुझसे कहने लगा, दिनेश तू मुझे कुछ खिला सकता है क्या? बड़ी भूख लगी है यार। पर यह बात सुधीर या बहू को मत बताना। वह क्या है ना, सुबह से यह दोनों कहीं निकले हुए हैं, मुझे यह भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर घर में कोई खाना नहीं है। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर मुझे सुधीर पर काफ़ी गुस्सा आया। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? पर इसने मुझे कहा, यार कुछ खिला दे, शुगर का मरीज़ हूँ, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाता। फिर मैंने इसे पोहा दिया। यह तो रही उस दिन की बात। आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जिसे मेरा परिवार भी सुनता। एक रोज़ तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि यह सब बंद हो जाए, पर हमें क्या पता था मेरा यह कदम हमें इससे और दूर ले जाएगा। पुलिस तो चले गए, पर शिवनारायण बिल्कुल बदल गया। वह मुझसे अब बात नहीं करता और न ही मेरे घर आता। फिर एक दिन अचानक आकर कहता है, मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को।
चल यार चलता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए तुमसे। तो हमें लगा चलो ठीक है, जो इसका सब कुछ सही हो गया और इन लोगों को मैंने अपनी आंखों से घर को ताला लगाकर निकलते हुए देखा। फिर कुछ दिनों बाद हम भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। फिर सीधा आज मिल रहा हूँ। दिनेश जी ने कहा, इतना सब कुछ चल रहा था पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है इन सब में भैया की कोई बड़ी प्लानिंग ही रही होगी। सेजल ने कहा, हाँ बेटा, इसे मैंने कई बार कहा भी था कि तुझे सब कुछ बता दे, पर यह कहता अभी मेरी और ज़िंदगी बची ही कितनी है, क्या अपनी बच्ची को भी परेशान करूं। बेटा तो पहले से ही मुझे परेशान है। दिनेश जी ने यह कहा। अंकल, काश की पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाती, फिर बताती भैया को, सेजल ने कहा। बेटा, अगर इन सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त। बेचारे पर ऐसी क्या बीती जो ऐसी हालत हो गई, दिनेश जी ने कहा और वहाँ से चले गए। इधर सेजल शिव नारायण जी को भी घर लेकर वापस आ गई और उन्हें वापस से सुधीर की तस्वीर दिखाकर पूछने लगी, क्या आप इन्हें जानते हो? आप शिव नारायण जी को कुछ याद नहीं आया। दिन बीतते गए और एक दिन सुधीर भी आ गया। सुधीर के आने से पहले ही सेजल ने शिव नारायण जी को छुपा दिया था। सुधीर जाकर सेजल से कहता है, कब चलना है साइन करने? भैया अभी अभी तो आए हो, यह सब तो हो ही जाएगा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से मिल लो, सेजल ने यह कहते हैं। कहता, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दीबाजी कर रहे हैं न, उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर आए हैं ना, इसलिए। हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो। एक काम करो, वीडियो कॉल ही कर दो, आखिरी पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो है ना, सेजल ने कहा। अरे नहीं नहीं, अभी पापा का दवा खाकर सोने का समय है। मेरी अभी उनकी मेट से बात हुई है, वह अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा, सुधीर ने कहा। अच्छा चलो ठीक है, तुम ना सही, मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। सेजल ने ऐसा कहते हुए अमित पीछे से शिव नारायण जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सुधीर और उसकी पत्नी ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोग को क्या लगा इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो बस बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने की, असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने बता दी थी। अब तुम लोग अमेरिका नहीं जेल जाओगे, सेजल ने कहा। क्या पापा ने बताई है? पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? सुधीर ने घबराहट में कह दिया। अरे वाह, तो सब पता है तुम्हें, चलो अच्छा हुआ। अब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, अब तुम मुझे बताओ, वरना कुछ ऐसे सबूत हैं मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस अमेरिका लौटना सपना बन जाएगा, और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, सेजल ने कहा। वह क्या है ना सेजल, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को यह बात कैसे पता चल गई और वह इसे घर को बेचना ही नहीं चाहते थे। वह तो सोच रहे थे अमेरिका वह हमारे साथ नहीं रहने जाएंगे, तो हमने सीधी उंगली से घी न निकालते देख उंगली टेढ़ी करने की सोची। ममता ने एक आइडिया बनाया, जिससे ममता चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी, जो आपने कागजात पर साइन ना किया तो अपने हाथ के नसें काटकर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने को रोकने लगा। पापा को लगा कि ममता सच में ऐसा करेगी, तो वह बुरी तरह घबराकर उन कागजात पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद भी ममता चाकू को ऐसे अपने हाथों पर चलाती है जिससे पहले से वह फिट किया हुआ नकली खून का पैकेट फट जाता है और वह गिरकर मर जाने का नाटक करने लगती है। दरअसल यह इसलिए किया क्योंकि हमें पापा को अपने साथ न ले जाना पड़े। पापा ममता की नकली खून को असली समझ बैठे और सदमे में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि वह सब कुछ भूल गए। हमने देखा यह अच्छा मौका है हमारे लिए। लगभग तुझे लेकर सभी को हमारे अमेरिका जाने की बात पता थी और हमने पापा को याददाश्त चले जाने का फ़ायदा उठाया।
और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले, पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता था ना अब पापा ना तो घर पहुंच पाएंगे और ना ही किसी को अपना परिचय दे पाएंगे। पर पता नहीं यह तुम्हें कैसे मिल गए, सुधीर ने कहा। अभी भी एक बात छुपा रहे हैं नालायक, बताना किस तरह तुम लोगों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी, वह भी भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वह चल बसी। वहाँ खड़े शिवनारायण जी भी अचानक से बोल पड़े, आपको सब याद आ गए पापा? सेजल ने कहा, हाँ बेटा, जब यह हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। शिवनारायण जी ने कहा, भैया इतना कुछ करते रहे, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे ये हमारे पापा हैं, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा यह सड़क पर जी रहे हैं और आगे भी एक दिन ऐसे ही चले भी जाते, तब भी तुम हमें यही कहता कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिन से जो तुम पापा की आवाज़ सुना रहे थे वह कैसे कर रहे थे? सेजल ने कहा, वह तो एक आवाज़ का रिकॉर्ड करके एक टेप के जरिए करता था ताकि किसी को कोई शक न हो, सुधीर ने कहा। उसके बाद सेजल कहती है, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी अमेरिका नहीं जा पाओगे, क्योंकि पुलिस आ रही है और वह आप लोगों की असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए सारी बातें रिकॉर्ड भी की गई है। नहीं सेजल, माफ़ कर दो मुझे। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया हूँ, सब बर्बाद हो जाएगा, सुधीर ने कहा। इस पर शिवनारायण जी ने रणबीर को एक चाट इस पर शिवनारायण जी ने सुधीर को एक चाटा लगाकर कहा, अब क्यों माफ़ी मांग रहा है? जा कोई और योजना बना मुझे बीमार बताने की। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। फिर भी पुलिस आकर सुधीर और ममता को ले जाती है। उसके बाद सेजल शिवनारायण जी के सीने से लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए हैं। अब से कोई और भी मिलने आया है, वह देखिए। तभी दिनेश जी आते हैं और कहते, क्यों भुलक्कर, तुझे याद है? शिवनारायण जी हंसते हुए बोले, हाँ, तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार। पर एक बात बता, तू तो बड़ा खुश था अमेरिका जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था सुधीर तुझ पर जोर डाल रहा है। दिनेश जी ने कहा, हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से दोनों बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। मुझे तो बाद में पता चला यह इस घर को बेचकर हमेशा के लिए मुझे जहर देकर जान से मारने की इरादा बना रहे हैं। तभी मैंने विरोध किया, पर देखो क्या हो गया। शिवनारायण जी ने कहा, वह तो शुक्र मनाओ तेरी बेटी और दामाद का, वरना दिनेश जी ऐसा कहीं रहे होते हैं। तभी सेजल कहती है, बस कीजिए आप लोग, अब तो खुशी मनाने के दिन आए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी हंसने लगते। अभी शिवनारायण जी को सेजल ही अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी। सुधीर और ममता ने कई बार शिवनारायण जी से मिलने की कोशिश की, मगर सेजल ने अपने घर के नौकरों से साफ हिदायत दे रखी थी, उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर ना आने दिया जाए। सच कहा गया, आपका घर एक दिन फट ही जाता है। वैसे ही हुआ सुधीर और ममता के साथ। अगर उन्हें निर्दोष भोले भाले शिवनारायण जी को जहर देकर मारने की कोशिश न की होती तो उन्हें भी जेल की हवा न खानी पड़ती और सभी लोग प्रेमपूर्वक अपना जीवन जीते। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।